हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने पिता के प्यार के लिए तरसती सोफिया यतीम खाने में जॉन और करीम शेख के साथ पली बड़ी, और अब ये दोनों युवक जॉन और करीम शेख लापता थे और सोफिया का कत्ल हो गया था। इस मर्डर केस का खुलासा हम करेंगे आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। क्राइम पेट्रोल सतर्क। इन्हें जिंदगी से जितने भी शिकवे थे इन्होंने खुद उसे दूर किया। फिर भला किसी को इस लड़की से क्या गिला हो सकता है? और इसके वो दो दोस्त असलम उर्फ जॉन और करीम, वो दोनों सोफिया से किस बात पर इतना खफा हुए कि उसे मार दिया? और अगर ऐसा हुआ है जैसा तुम सजेस्ट कर रहे हो कि वो दोनों भी किसी और की नाराजगी का शिकार हुए हैं, तो वो कौन है? आदित्य दुबे। सर, इस आदित्य दुबे को खोलना होगा। हो सकता है इस सैड लवर बॉय चेहरे के पीछे कुछ और ही छुपा। आई थिंक यूर राइट। इस लड़के में कुछ तो ऑफ है, जैसे गाने में एक गलत सुर। सर, बताया तो था मैंने, वो अपने फ्रेंड्स जॉन और करीम के साथ हॉलीडे पर जा रही थी 3 दिनों के लिए। कहाँ जा रही थी? शायद शिमला। उसने कॉल किया था मुझे ये कहने के लिए कि 3 दिनों के लिए वो ना ही मुझे कोई कॉल करेगी और ना ही कोई मैसेज। उसने ऐसा क्यों कहा? मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी, समझ सकते हैं, पर वहां से ना मैसेज ना कॉल, ये क्या बात हुई? मुझे नहीं मालूम सर। सोफिया मूडी थी। मूडी? सोफिया से जुड़े कुछ लोगों से बात की है हमने, और मूडी तो उसे किसी ने नहीं कहा। किसी ने भी नहीं। उस दिन उसके मोबाइल फोन की लोकेशन क्या थी? ठीक है, सारे डिटेल्स जल्द से जल्द निकलवाओ और मुझे फैक्स कर दो। सर, सोफिया उन दोनों पर उतना भरोसा करती थी जितना कोई अपने सगे घर वालों पर करता। क्या इस असलम उर्फ जॉन या करीम की सोफिया के साथ सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और भी? कुछ और मतलब दोनों में से किसी का सोफिया के साथ अफेयर? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो सोफिया मुझे बताती। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कभी कोई बात नहीं छुपाती। तो अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गई, मतलब पहले मूडी और अब स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर, मैं बहुत प्यार करता था उससे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि कोई उसे मार डालेगा। और वो जॉन और करीम सर, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तीनों बहुत करीब थे एक दूसरे के। सर, 1 मिनट। सर, 1 जुलाई को जब सोफिया का मर्डर हुआ, इस आदित्य दुबे की फ़ोन की लोकेशन उसके घर पर ही थी, और उन 3 दिनों में सोफिया के नंबर से ना उसे कोई फ़ोन आया ना उसने कोई फ़ोन किया। मतलब हम घूम फिर कर वापस वहीं आ पहुंचे। हमारे पास 2 सस्पेक्ट्स हैं, जॉन और करीम, जो कि हमें नहीं पता कि फरार हो गए हैं या गायब किए गए। किशोर, सिचुएशन एनकरेजिंग नहीं है। पुलिस को सोफिया के कत्ल का कोई दूसरा एंगल पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन जॉन और करीम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। यह केस एक अंधी गली में आ फंसा था और एक ब्रेक थ्रू मिलना बेहद जरूरी था। और फिर जैसे कई पेचीदा केसेस में होता आया है, सोफिया मर्डर केस में भी आखिरकार अंधी गली रोशन हुई। अब दिल्ली दूर नहीं थी। सर, ये दोनों वही है, कंफर्म। ध्यान रखने के लिए एक आदमी छोड़ दिया उनके पीछे। लग रहा है शहर छोड़ के भागने की फिराक में दोनों। ठीक है सर, वो दोनों अब तक वही हैं। गुड।
अब एक्शन का टाइम आ गया है। करीम शेख, असलम खान उर्फ जॉन। पता है, हम लोग ये मान चुके थे कि सोफिया का कत्ल किसी और ने किया है और शायद तुम लोगों के साथ भी कुछ बुरा हुआ है, पर किसी और के पास सोफिया को मारने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे चेहरे मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे पास वजह थी, वाजिब वजह, और अब वो वजह तुम मुझे बताओ। क्या हुआ करीम? चल जल्दी चल। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जॉन। किस लिए? बस चाहिए। खामोशी अलग अलग तरह की होती है। एक खामोशी होती है डर वाली, एक खामोशी होती है पछतावे की, एक होती है अकड़ वाली जिसे हम यूं तोड़ सकते हैं। तुम्हारी कौन सी है? जितनी अच्छी फोटोग्राफी करती थी उतना अच्छा लिखती भी थी सोफिया। डायरी पढ़ी है मैंने उसकी। क्यों मारा उसे? जॉन और करीम ने कानून से भागते वक्त सोफिया की डायरी पढ़ी थी। अपने ही घर में चुपके से घुसना, उसका अपना अलग ही मजा है। किसी अपने का तुमसे शिकवा होना तकदीर का दिया हुआ तोहफा है। कहाँ थी? दोस्तों के साथ थी करीम। ये क्या चल रहा है? 2-3 दिन से देख रहा हूँ रोज रात को लेट आना। ये चल क्या रहा है आखिर? गलती हो गई, सॉरी, फिर कभी नहीं करूँगी।
कोई बात नहीं, पर हाँ अगर अगली बार लेट हो ना तो बता दियो मेरे को, कहाँ हो किसके साथ हो, जानना ज़रूरी है मेरे लिए। ओके दरोगा साहब, ओके। अगली बार तुझे पक्का बता के जाऊंगी। अब जाके सो जाओ। अपनों की डांट से कभी रुस्वा नहीं होती। फिक्र करने वाले सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। अब मेरे हाथों के हैं दो दो हाथ। जॉन और करीम है मेरे पास। अब मैं चाहूं तो भी फिसल नहीं सकती, गिरूं तब भी टूट नहीं सकती। रो दूं तो ये हंसाते हैं, मुरझाऊं तो ये खिलाते हैं, एक घर का एहसास दिलाते हैं जो हम तीनों ने सपनों में देखा था। मैं सोफिया को कभी समझ ही नहीं पाया सर, उसके जज्बात को कभी महसूस ही नहीं कर पाया। सो आदित्य, ये है जॉन और ये है करीम। हम लोग मिल आज रहे हैं, लेकिन सोफिया ने बहुत कुछ बताया तुम दोनों के बारे में मुझे। आदित्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सॉरी। करीम, तुम अब तो तुम्हारी क्लास होगी। होगी तो जरूर, पर कोई नहीं, मैं दोनों क्लासेस के सही से जवाब दे दूंगी। प्यार करती हूँ मैं उससे। सोफिया कहीं ऐसा तो नहीं आदित्य मजे मार रहा है, टाइम पास कर रहा है तेरे साथ? नहीं जॉन, वो वाकई में बहुत सीरियस है मेरे साथ। काफ़ी अरसे से मैं उसको जानती हूँ और ये फैसला मैंने सोच समझ कर ही किया है। तुम दोनों यकीन मानो मेरा, हम दोनों बहुत सीरियस हैं। भाई अगर दोनों तरफ प्यार बराबर है तो ठीक है ना। सोफिया खुश है तो उसकी खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए। देख जॉन, 2 हफ्ते पहले सॉरी है, क्या कर रहा है? देख, 2 हफ्ते पहले सोफिया ने कहा था कि उसे सिर्फ फोटोग्राफी पर ध्यान देना, उसे ये लव शव के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ना तो उसके पास टाइम है और ना ही उसे इंटरेस्ट। अच्छा, पर ये बात किस बात पर निकली? सोफिया तुझे ये सब क्यों बोल रही थी? चाय कैसा है ये सब? बहुत खूबसूरत है। और ये सारे कैसे? ये भी बहुत अच्छे हैं। बस 2 महीने की सैलरी आ जाने दे, फिर मैं लेटेस्ट DSLR खरीदूंगी और फिर तो देखियो बेटा मैं कैसे कैसे फ्रेम सेट करती हूँ। वैसे ये भी काफी अच्छे हैं। हाँ, मुझे ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है। तुझे क्या लगता है मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन पाऊंगी? एकदम टॉप की। हुनर तो है, बाकी किस्मत। किस्मत किस्मत मिस्मत कुछ नहीं होता करीम, हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। क्या मैं तुम्हें अपनी तकदीर में लिख सकता हूँ? क्या? पगली, प्रपोज कर रहा हूँ। कमाल है, प्रपोज तू कर रहा है और पगली मुझे बोल रहा है। देख यार करीम, ये लव शब्द ना अपने आप में एक पागलपन है। नहीं मेरे पास वक्त है इन चीज़ों के लिए और ना ही इंटरेस्ट। मुझे बस अपनी फोटोग्राफी पे फोकस करना है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी ना, बस बिल्कुल वैसे ही। और सिर्फ 2 हफ्ते में मछली की आंख से आंख हट गई और उस आदित्य दुबे की आंख से लड़ बैठी, है ना? भाई क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ। भाई मेरे इतना दिल पे मत ले,
उसकी लाइफ है, उसके फैसले। और ये तो तू भी मानता है ना कि वो हम दोनों से कहीं ज़्यादा मंजी हुई है। मंजे हुए लोग झूठ नहीं बोलते जॉन, और खासकर उन लोगों से जो उन पर जान छिड़कते। करीम, मेरे बचपन के दोस्त, मुझे माफ कर। तेरी मोहब्बत मुझे कबूल नहीं, पर तेरी दोस्ती के बिना मुझे जिंदगी कबूल नहीं। तेरे इजहार को मैंने हंसकर टाल दिया, एक सफेद झूठ का सहारा भी लिया। पर करीम, मैं तुझे दुखाना नहीं चाहती और ना ही आदित्य को छुपाना चाहती हूँ। सही वक्त का कर रही हूँ इंतजार। कब तुम दोनों को बता दूं कि आदित्य है मेरा प्यार। करीम, मैं जानती हूँ तू भी इंतजार में खड़ा है, पर यह भी जानती हूँ कि तेरा दिल कितना बड़ा है। मेरे बचपन के दोस्त, मुझे माफ कर, मुझे समझ और मुझे विदा कर। क्या समझता मैं, कैसे विदा करता उसे, कहां से लाता इतना बड़ा दिल। मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया सर। जितना सोफिया मेरे लिए मायने रखती थी उतना ही करीम भी रखता था। हम तीनों मानो एक ही नस में बंधे हुए थे, और करीम की दुखती रग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मुझसे दूर जा रही थी, जा चुकी थी, और मैं ये कबूल नहीं कर पा रहा था। आग लगी थी अंदर, जलकर राख हो रहा था मैं। ओए, क्या बात है? बचपना छोड़ यार करीम, बता ना क्या बात है। क्या बता? जो तुझे बताया तुझे समझ आया नहीं? 12 साल से तेरे साथ एक साई की तरह आ रहा हूं। तुझे बचाता आया हूं, तेरा ख्याल रखता है। मैंने कभी इस बात से मना किया है करीम? ठीक, मैं ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधी हूँ। अंधी है तू। इतने सालों में तुझे कभी मेरा प्यार नहीं दिखा, और अब उस आदित्य की दौलत ने तुझे अंधा कर दिया। आदित्य को बीच में मत ला यार प्लीज। क्यों नहीं लाऊं? अरे वो है हमारे बीच में, वो हमारे बीच में हड्डी बना हुआ है। सोफिया, उसे निकाल दे। देख तेरी तकदीर ना मुझसे जुड़ी, मैं तेरे लिए हूं और हमेशा करीम देख यार, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी जान नहीं कह सकती। प्यार मैं तुझसे बहुत करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह, और मोहब्बत सिर्फ आदित्य से करती हूँ। प्लीज यार, इस बात की कदर कर। मैं आदित्य को कभी नहीं छोड़ूंगी। ले भाई, इतनी साफ बात होने के बाद अब और रह क्या गया? छोड़ना यार, जाने दे। सोफिया की अपनी लाइफ है यार, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है ना। तू ना अंधा हो गया है, तुझे दिखता ही नहीं कि सोफिया तुझसे नहीं आदित्य से प्यार करती है। साले तू अंधा हो गया, और वो सोफिया उस आदित्य की दौलत के आगे अंधी हो गई है। अबे वो अपने फोटोग्राफी के सपने को पूरा करने के लिए ना उस आदित्य का इस्तेमाल कर रही है। तू ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, सोफिया कभी किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बेटा, तू उसको लेने गया था या मैंने कॉल किया था? वो खुद चल कर आई थी हमारे पास, खुद ले गई थी हमको फ्लैट में। तो लाइफ बेटर है यार यहाँ पे। किसके लिए? बेटा, घर का किराया हम भी शेयर करते हैं, घर का काम हम भी करते हैं, और वो उस आदित्य को ना अपनी मुट्ठी में कर रही है। जिस दिन वो आदित्य इसके चंगुल में पूरी तरह आ गया ना, देख कैसे निकाल देती हम लोगों को। तो किसकी बात कर रहा है बे? सोफिया की? अपनी सोफिया की? नहीं, अपनी सोफिया नहीं रही, वो बदल गई है, बिल्कुल मतलबी बन गई है वो। तू ना गलत फहमियों में घिर गया है। तू ना एक काम कर, गहरी सांस ले, और ये जो तेरे प्यार व्यार के जज्बात है ना, बाहर छोड़ दे। इतना समझ ले तू कि वो तेरी लाइफ में उस तरह से कभी नहीं हो सकती। इतना समझ ले तू। तो उसकी लाइफ ही नहीं रही। क्या बोल रहा है बे? मेरे प्यार का गला घोटा, कीमत तो लेकर रहा हूँ। पागल हो गया क्या? क्या करने क्या वाला है तू? गला घोट दूंगा, मार डालूंगा। मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। मुझे रोकना चाहिए था, रुकना चाहिए था,
मैंने ना रोका ना मैं रुका। क्यों हिम्मत नहीं कर पाया मैं? क्यों खामोश रहा? तुम दोनों अभी भी फोन लगा रही थी, ना कोई मैसेज ना कॉल। कितनी परेशान हो रही थी। ये बिल्कुल नॉट डन है। तुम लोग को पता है मैं सुबह से बैग पैक करके बैठी हूँ गधों की तरह। 3 दिन की छुट्टी ली थी मैंने, ये सोचकर कि हम सारे शिमला जाएंगे, मैं बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करूंगी, हम बहुत ऐश करेंगे। लेकिन अब दोपहर हो गई है। अगर सुबह निकलते ना तो इस वक्त लंच कर रहे होते, राजमा चावल खा रहे होते। क्या तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जॉन करीम, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ यार। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ सोफिया, उस आदित्य को छोड़कर मुझसे शादी करेगी? हद है यार, मतलब मैंने तुझे पहले भी बोला था ना कि तू ना के सिवा कुछ नहीं सुनेगा। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं और आदित्य प्यार करते एक दूसरे से, और एक दिन हम शादी भी ज़रूर करेंगे। तुझे अगर ये बात कबूल करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है ना, तो एक काम करते हम अलग हो जाते। दोस्ती का गला घोटने से अच्छा है ना कि हम दोस्ती से दूर रहें। यार वक्त देते एक दूसरे को। हाँ यही सही होगा, क्योंकि तू तो समझने से रहा। या तो मैं कोई फ्लैट देख लेती हूँ या तू कोई फ्लैट देख ले, पर इतना तो पक्का है कि हमें अलग होना ही होगा। हाँ, हमें अलग होना होगा, हमेशा के लिए। तुमने अपनी बचपन की दोस्त का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया और तुम देखते रह गए। कत्ल के बाद तुम दोबारा सोफिया के पास गए थे, उसकी लाश के पास। क्यों गए थे करीम? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जॉन। किस लिए? बस चाहिए। क्या करने गए थे करीम? इतनी घिनौनी हरकत, इतनी विकृत, इतनी भयंकर। पर अगर रेप हुआ होता तो ये चिल्लाती या शोर मचाती? पर उन झोंकों से नहीं, क्योंकि वो धक्का मेरे पापा देते थे, जो मेरे लिए उन हवाओं को भी रोकते थे। वो वहीं थे, मेरा साया बनकर, मेरे आगे भी मेरे पीछे भी। मैं बिन झूले की भी झूलती उस साये की बाहों में। तुम लौटे क्यों नहीं बाबा? मैंने पुकारा कई बार। क्या जमाना सच कहता था कि तुम्हें नहीं था प्यार? एक याद बन गया था आपका हाथ, पर वक्त ने दिया है मेरा साथ। अब मेरे हाथों के हैं 2-2 हाथ। जॉन और करीम है मेरे पास। अब मैं चाहूं तो भी फिसल नहीं सकती, गिरूं तब भी टूट नहीं सकती। रो दूं तो ये हंसाते हैं, मर जाऊं तो ये खिलाते हैं। एक घर का एहसास दिलाते हैं, जो हम तीनों ने सपनों में देखा था।
आरती पराशर और सोफिया का अंतिम संस्कार उस यतीम खाने के अधिकारियों ने किया जिन्होंने बचपन से उसकी देखभाल की थी। आदित्य दुबे सोफिया का प्यार जरूर था, पर सोफिया का असलम खान उर्फ जॉन और करीम शेख के साथ एक दर्द और भाईचारे का अटूट रिश्ता था, जिसे उन्होंने बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया। आज वो दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत कत्ल और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं, और करीम पर आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के चार्जेस भी लगे हैं। वफादारियों के बीच पिसा जॉन आज पछता रहा है कि वो अपने करीबी दोस्त करीम को सही राह दिखाकर रोक नहीं पाया अपनी दूसरी करीबी दोस्त सोफिया का कत्ल करने से। वो दोनों के करीब था, लेकिन दोनों के ही काम ना आ सका। करीम शेख को भी अपने किए पर पछतावा है। उसने प्लान बनाया था कि जॉन और वो सोफिया से ताल्लुक रखने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स गायब कर देंगे, ताकि एक पॉइंट के बाद इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए और वो कभी ना पकड़े जाएं। इस फिराक में उन्होंने सोफिया की डायरी भी चुराई थी, और उस डायरी को पढ़कर ये दोनों युवक चूर चूर हो गए। लेकिन पछतावा सिर्फ तब काम आता है जब शिकवा दूर करने की गुंजाइश हो। जॉन और करीम के केस में अब काफी देर हो चुकी है। करीम का बेबुनियाद शिकवा और जॉन की डरी दबी चुप्पी ने सोफिया की जिंदगी को बेवक्त छीन लिया। जो मेहनत और उम्मीद की मिसाल थी, जिन हाथों को उसने अपना सहारा समझा, उन्हीं हाथों ने उसका गला घोंट दिया। हमारे आज के दूसरे केस में एक बार फिर विश्वास करने वाले के साथ विश्वासघात किया गया। किसी के भरोसे का गला घोंट दिया गया। किसी की उम्मीदों ने दम तोड़ा और एक जिंदगी मौत के अंधकार में ओझल हो गई। मेरी आई कहाँ है? सोनू बेटा, इतनी जल्दी उठ गया? मेरी आई? हाँ बेटा, आई आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ, भूख लगी होगी ना, दूध पिएगा? डॉक्टर, मौत की टाइमिंग? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई, उसके करीब 10-12 घंटे पहले। मतलब हमें बॉडी मिली, उसके पहले वाली रात को मर्डर हुआ और फिर लाश को नाले में फेंक दिया गया। 21 जुलाई 2014 को एक औरत की लाश महाराष्ट्र के थाने जिले के पास एक नाले में पड़ी मिली। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मौत पिछली रात यानी कि 20 जुलाई 2014 को हुई थी। सर, इस आदमी को कुछ नहीं पता। इसने नाले में लाश देखी और हमें फ़ोन किया। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की है, किसी ने भी इस औरत को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। 3 दिन हो गए, अब तक विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। सतीश, एक काम करो, पिछले 1 हफ्ते में आसपास के थानों में जितने भी मिसिंग कंप्लेंट्स फाइल हुई है सब स्कैन करो।
सर 1 महीना हो चुका है और अभी तक हमें इस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसका नाम तक नहीं। अजीब बात है सतीश, कोई मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल नहीं हुई? सर महाराष्ट्र के हर एक पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो भिजवा दी है। अगर कंप्लेंट फाइल हुई होती तो अब तक पता चल जाता। हो सकता है ये औरत अकेली रहती, कोई आगे पीछे ना हो इसके, और शायद मारने वाले को ये बात पता थी। सर मुंबई और थाने में हर जगह इस औरत का पोस्टर लगा, पिछले 1 महीने में कई अखबार में भी इसकी फोटो छपी है। सर हो सकता है जो इस औरत को जानता हो वो सामने आना नहीं चाहता। सतीश, हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लाश की शिनाख्त होने में देर लगी, लेकिन शिनाख्त हुई है। इस लाश की शिनाख्त भी जरूर होगी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर सुरवे, डॉक्टर रानी बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर बोलिए। पिछले 3 महीने से उस औरत की बॉडी यहाँ पे पड़ी है और अब तक कोई बॉडी आइडेंटिफाई करने नहीं आया। देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, और वैसे भी ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होने वाला है। मुझे लगता है हमें उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए ज़रूरी फोटोज और केस पेपर्स ऑलरेडी आपके पास है। आपकी बात सही है, पर मुझे अपने सीनियर से बात करनी होगी। मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। केस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। आखिरकार ये अनसॉल्व केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। एक औरत जिसका कोई नाम रहा होगा, कोई घर परिवार रहा होगा, एक जिंदगी रही होगी। क्या उस औरत की पहचान, उसका गुजरा हुआ कल, उसके साथ हुआ अपराध कभी सामने नहीं आने वाला था? क्या ऐसा कोई नहीं था जिसे इस औरत की गैर मौजूदगी खल रही थी? सोनू चल भागना, तेरी बारी है। देख सोनू, अगर तू नहीं भागेगा ना तो मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। क्या हुआ सोनू? मेरी आई अब तक नहीं आई, कब आएगी वो? मौत का मंजर साए की तरह पीछा करता है। अब जब कोई सच जानते हुए भी उससे मुंह फेर लेता है। हाँ जगन बोल। साहब, नारायण का फोन आया था मेरे को। क्या बोला? कोई सॉलिड टिप मिली है उसे? तो एक काम कर, बाहर में आने को बोल उसको। शाम को मैं मिल के बात करते हैं। परचुरे साहब, आपको कुछ बताना था। बता। कोई लफड़ा क्या तू? साहब 3.5 महीने पहले एक औरत का मर्डर हुआ था ना। कौन औरत? वही साहब जिसका नाके पे पोस्टर लगा था और पेपर में भी उसका फोटो आया। माने हैं। ये राकेश कहाँ है? सलाम सर। तो इस औरत को जानता था फिर भी इतने महीने चुप क्यों रहा? साहब बहुत डर गया था, सोचा जाऊंगा तो बहुत सवाल होंगे। बहुत टेंशन में था साहब, बोला भी नहीं जा रहा था और बोले बिना रहा भी नहीं। तब ये परचुरे साहब दिखे। इनको पहले से थोड़ा जानता हूँ, सोचा इनको ही बता दूँ। ये रजनी माने करती क्या थी? बार में काम करती थी साहब। या तू काम करता है? नहीं, अर्पिता बार में, जहाँ मैं पहले काम किया करता था। ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब उसके बारे में, कभी इतनी बात भी नहीं हुई। और 1 हफ्ते बाद मैंने अर्पिता बार छोड़ दिया, उसके बाद कभी उसको देखा भी नहीं। लेकिन अर्पिता बार में कोई तो होगा जो इस रजनी के बारे में जानता होगा। शायद। हाँ, एक और लड़की थी साहब, सीमा करके। रजनी की उसके साथ अच्छी बनती थी। तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी सर। नजर रखो उस पर। सर। अभिजीत सर। अर्पिता बार की सीमा से हमें इस रजनी के बारे में पता चल सकता है।
इस रजनी माने का अंतिम संस्कार एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के तौर पर हुआ था, पर हम लोग इसके कातिल को आइडेंटिफाई करेंगे और ये केस क्लोज करेंगे। इस अज्ञात औरत की मौत के लगभग 3.5 महीने बाद और उसके अंतिम संस्कार के भी 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद आखिरकार उसका नाम पता चला, रजनी माने। राकेश ने कोशिश की थी कि इस बात को वो अपने ही अंदर समेट कर रख सके, पर आखिरकार वो चुप ना रह सका। राकेश के अलावा और भी लोग थे जो अपने अंदर कई राज दबाए बैठे थे, सच से मुंह फेर रहे थे। रजनी का कातिल भ्रम में जी रहा था कि उसका गुनाह कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन यह भ्रम जल्द ही टूटने वाला था, क्योंकि इस अज्ञात लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। इस औरत की जिंदगी पर चढ़ा राज का पर्दा खुलने वाला था और साथ ही खुलने वाला था उसकी मौत का राज। रजनी माने की जिंदगी और उसकी मौत के बारे में जानेंगे हम कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम होती है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.